Hello everyone, my name is Kirti Vishkarma and today we are going to discuss a topic that is mostly asked in all the examination and the topic is federalism. आज हम फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करेंगे। भारत का जो फेडरल सिस्टम है वो लगभग 77 ईयर्स ओल्ड माना जाता है। फेडरल सिस्टम, फेडरल का मतलब होता है कि डिवीज़न ऑफ पावर्स होते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में। हमारे यहाँ भी हम जानते हैं कि 3 तरह की लिस्ट हमें पता है, दैट इज़ सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसको कि हम लिस्ट 1, 2 और 3 के रूप में जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली डील करती है डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, कॉमर्स और करेंसी आदि के विषयों में। स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन है, पब्लिक सेफ्टी मेजर्स है, जैसे पुलिसिंग वगैरह आती है, स्टैंडर्ड्स हैं, फिक्सिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब बारे में डील करती है। और इनमें से कुछ होते हैं जिन विषयों पे दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बनाती है। तो मुख्यतः हमारे यहाँ भारत में फेडरलिज़म को हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट से, विच इज़ स्ट्रेट अवे टेलिंग अस अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब ये फेडरलिज़म शुरू कहाँ से हुआ? तो शुरू हुआ था, ये एक लैटिन शब्द है फीडस, FOEDUS, जिसका मतलब होता है ट्रीटी, कोवेनेंट या एग्रीमेंट। केस लॉज, इसके हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इस बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं। जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे केसेस हम पढ़ते हैं लॉ में। अब टाइप ऑफ फेडरलिज़म पहले समझ लेते हैं, कितने तरह की फेडरलिज़म होती है। तो यूजुअली फेडरलिज़म होती है डुअल फेडरलिज़म, कोऑपरेटिव फेडरलिज़म, होल्डिंग टुगेदर ऑफ फेडरलिज़म्स एंड नियो फेडरलिज़म या न्यू फेडरलिज़म। अब इसमें जो है USA में कॉन्फेडरलिज़म चलता है। जब USA का हम फेडरलिज़म पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा है कि जो बहुत सारे स्टेट्स हैं उनके, वो यूजुअली एक साथ आते हैं, क्योंकि स्टेट्स छोटे हैं तो वो एक साथ आते हैं और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया, ताकि उनके जो बड़े मुद्दे हैं जैसे डिफेंस है, सिक्योरिटी है और आपका फॉरेन पॉलिसी है, ये इस सारे के बारे में डिसीजन या इसकी चिंता कौन करेगा? जो USA की गवर्नमेंट है वो। तो कुछ पावर्स जो एक्सटर्नल कंडीशंस से डील करते हैं, उसके लिए उन्होंने पावर को एक तरह से डेलीगेट कर दिया ऊपर की तरफ। तो ये कहलाता है कॉन्फेडरलिज़म, जिसमें बहुत सारे छोटे स्टेट्स एक साथ आ कर के अपने कुछ पावर्स को एक हायर ऑन बॉडी को डेलीगेट कर देते, ताकि वो उन सारी चीज़ों की देखभाल कर सके। इंडिया में जबकि डुअल फेडरलिज़म है, डुअल फेडरलिज़म का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, और दोनों के ही अपने अपने पावर्स हैं। इसमें पावर्स होने के बाद भी जो मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि जब भी केसेस आते हैं तो हमारे यहाँ सुप्रीम जो जुडिशरी है, एक प्रिजम्पशन भी है ये कि कोई भी अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो सेंट्रल का लॉ वहाँ पे प्रिवेल कर जाएगा। मान लीजिए एक ही मुद्दे पे सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट कानून बना रही हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है वो फाइनली अपहेल्ड किया जाता है हमारे यहाँ अंडर अ जनरल प्रिजम्पशन। हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे बहुत लंबे समय तक शासन किया और बहुत मुश्किल हुई थी जब भारत को आज़ादी मिली। उसके बाद सभी स्टेट्स जो प्रोविंशियल स्टेट्स थे उनको यूनाइट करके, ताकि यूनियन ऑफ इंडिया बन सके। तो ये जो चैलेंज था ये हमारे नेताओं ने देखा हुआ था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जब ड्राफ्टिंग कमेटी में बैठ कर के कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों लिख रहे हैं, वाई आर यू राइटिंग इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उन्होंने कहा, स्पष्ट जवाब था उनका
कि ताकि कल को भविष्य में कोई भी राज्य टाटा बाय बाय ना कर सके भारत को कि भाई हम तो चले, अब हमारा आपके साथ नहीं बन रहा है। क्योंकि जिस चीज़ को हम लोगों ने भुगता है, देखा है, वो प्रॉब्लम फिर से ना खड़ी हो, कोई भी स्टेट अपना इंडिपेंडेंस फिर ना मांगने लगे ताकि भारत को फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि वहाँ पे ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो स्टेट्स हैं उनकी पावर सबड्यूड रहेगी अंडर द सेंट्रल। फिर कुछ फेडरल सिस्टम जो हमारे फेडरल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें पहले ही है कि बाइनरी गवर्नमेंट है, दो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, लोकसभा है और राज्यसभा। और बाइनरी में स्टेट की गवर्नमेंट है जिसमें विधान परिषद, विधान सभा आती है, और सेंट्रल की गवर्नमेंट है जिसमें कि दो अंग हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा, विच इज़ यूजुअली अ परमानेंट हाउस एंड द इलेक्टिव हाउस। डिवीजन ऑफ पावर्स, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। इसमें जो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स पहले थे और अभी थे उसकी चर्चा कर लें तो अभी वर्तमान में यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, पहले इसमें 97 हुआ करते थे। कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हो गए, पहले इसमें कम थे, 47 हुआ करते थे। और स्टेट लिस्ट में 67 सब्जेक्ट्स हो गए, पहले इसमें 66 हुआ करते थे, 61 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। स्टेट लिस्ट के पावर्स सब्जेक्ट्स कम कर दिए गए। तीसरी बात, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व समझिएगा कि अगर कोई चीज़ लिखित में आ गई है और एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर था जिससे ये वैलिडेट हुई है, देयरफॉर इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। कोई भी आकर के इसको कभी भी नींद से जागा और उसको चेंज कर देंगे तो ये इतना आसान नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जगह लगे हुए हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इसका फेडरल स्ट्रक्चर बिल्कुल वेल डिफाइंड हो जाता है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, जैसा हम जानते हैं कि सेंट्रल में लोकसभा है, राज्यसभा है, और यूजुअली ज़्यादातर स्टेट्स में, जो स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद कहीं पे है, कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं भी है। रिजिडिटी विथ फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड है क्योंकि लिख दिया गया है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी है क्योंकि अमेंड किया जा सकता है, अमेंडेबल है, और टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे हुए हैं। नॉन फेडरल स्ट्रक्चर्स यूजुअली जब पूछ दिए जाएं आपसे कि इंडियन भारतीय संविधान के नॉन फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पता चलता है कि ये फेडरल नहीं है, तो फिर इसमें आता है कि जब सेंट्रल और स्टेट की बात करेंगे तो अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों की तरफ। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि संविधान कितने हैं हमारे यहाँ, तो एक संविधान है, जब एक ही संविधान है तो फेडरल कैसे हुआ। फिर तीसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट स्ट्रिक्टली रिजिड एंड कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बना है, लिखित है, मुश्किल है बदलना, लेकिन फिर भी पॉसिबल है टू अमेंड एज पर द सर्कमस्टांसेस एंड टाइम। नेक्स्ट, सेंट्रल कंट्रोल करता है स्टेट्स को, वाइस वर्सा प्रक्रिया नहीं है हमारे यहाँ। जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट वर्क करती है। सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे कि अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, वहाँ पे स्टेट की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ती है और सेंट्रल की भी, जबकि हमारे यहाँ केवल एक ही नागरिकता है। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी फ्रीली रह सकते हैं, यू हैव ऑल द 6 टाइप ऑफ फ्रीडम्स। फिर पार्लियामेंट में देयर इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ आबादी के हिसाब से सीट्स, परिसीमन जो होता है उसके हिसाब से सीट्स एलोकेट करी जाती हैं पर स्टेट। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट को एक फ़िक्स्ड नंबर ऑफ़ सीट, मान लीजिए कि पूरे ही राज्यों को 2-2 सीटें अलॉट कर दी गई, तो ऐसा नहीं है। अगर राज्य की बाउंड्री बड़ी है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें फिर आपको उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से हमें सीट्स दी जाती हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट एरिया इन द पार्लियामेंट, ताकि उस क्षेत्र को आप पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सकें। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की जब बात होती है तो आप जानते हैं कि ऐसी स्थितियां जबकि वॉर हो रहा हो या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ऐसे स्थिति में प्रेसिडेंट पावर होता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, और ऐसे में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर स्टेट के पावर्स हैं, ये सब स्टैंड करते हैं डिसमिस। केवल 2 चीज़ें हैं जो तब भी रहती है, राइट टू लाइफ इज़ देयर,
जो डिसमिस नहीं होता फंडामेंटल फ्रीडम में। अब रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 3 आर्टिकल हैं हमारे पास। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 245, जिसमें डिमार्केट होता है आपका लेजिस्लेटिव पावर टू मेक लॉज बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। तो कौन कानून बनाएगा, इसका डिमार्केशन होता है इस 245 आर्टिकल के अंतर्गत। 246 में क्या है, वही 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल की, स्टेट की और कंकरेंट की। 248 एक तीसरा आर्टिकल जो है वो, अगर मान लीजिए कोई रेजिड्यूअल पावर्स हैं तो उस पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, सेंट्रल बनाएगा। तो ये चीज़ 248 में आ जाती है। अब एक बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है, दैट इज़ फेडरलिज्म वाया जीएसटी स्कीम। जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की स्कीम है, उससे हम फेडरलिज्म को कैसे रिलेट कर सकते हैं। और जीएसटी आप जानते हैं कि 101 अमेंडमेंट जो कि 246A सेक्शन जोड़ता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत आया था। तो जीएसटी आने के बाद हमारे पूरे देश में एक यूनिफाइड नेशनल टैक्स मार्केट बना। पहले क्या होता था, टैक्स स्टेट्स अलग लेते थे, सेंट्रल अलग लेते थे, अपने अपने हिसाब से वो चार्ज करते रहते थे। लेकिन जीएसटी एक ऐसा कानून है कि सेंट्रल का कानून था कि पूरे देश में एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर उन्होंने लॉन्च कर दिया, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। इससे जो इनडायरेक्ट टैक्स का पुराना सिस्टम था वो रिप्लेस हो गया। जो इम्प्लीमेंटेशन था जीएसटी का, इससे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि फेडरलिज्म मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीज़न ऑफ पावर्स की, भाई स्टेट्स को भी ज़्यादा पावर्स रहेंगी। लेकिन जब जीएसटी स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो पूरा का पूरा पहले सेंट्रल के पास ही पावर कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो प्रायर टू जीएसटी क्या होता था कि स्टेट्स को पावर थी कि वो अपने अलग अलग विभिन्न तरह के टैक्सेस लागू कर देते थे, जैसे सेल टैक्स है, वैट है, ऑक्ट्राई है, एक्साइज ड्यूटी आदि आदि। लेकिन जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ कि स्टेट की ऑटोनॉमी जो है, स्टेट की एक तरह से मनमानी जो है वो कम हो गई, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो गया। आर्टिकल 246 डील करता है विद द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव पावर्स। तो 101 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ जैसे हमने कहा था, और 246A, ये याद रखिएगा, 246A के तहत ये आर्टिकल जोड़ा गया था 101 में। फिर रेवेन्यू आएगा, जो हमें पैसा वापस आता है टैक्स के माध्यम से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका शेयरिंग किस प्रकार से होगा, इसके बारे में थोड़ी प्रॉब्लम है, अनक्लैरिटी है अभी। लिकर है, पेट्रोल है, डीजल है, ये टैक्स पॉलिसी इस पर अभी क्लियर नहीं है। 73rd और 74th अमेंडमेंट जो आया था हमारा, वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता था, क्योंकि उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस दी गई थी, उसको पावर दे दिए गए थे। ये ठीक उसका उल्टा था। थोड़ा सा इन्हीं पॉइंट्स को और डिटेल में और स्लो चलेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इम्प्लीकेशन फिज़िकल फेडरलिज्म जो जीएसटी में आया उससे क्या हुआ है एक्चुअली। तो जब ये यूनिफाइड नेशनल मार्केट लॉन्च किया गया, जीएसटी जिसको हम कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें एफिशिएंसी भी लेके आई, नो डाउट। लेकिन साथ साथ जो हमने 3 बातें बताई कि स्टेट का ऑटोनॉमी कम हुआ, सेंट्रलाइज कंट्रोल हो गया, फेडरलिज्म पे क्वेश्चन उठ गए, और साथ में रेवेन्यू जो शेयरिंग है बिटवीन स्टेट्स और सेंट्रल, इसमें बड़े इश्यूज़ आने लगे। तो पहला हम लेते हैं रिड्यूस स्टेट ऑटोनॉमी को। तो जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 3 लिस्ट मेंशन करी गई हैं, 1, 2, 3, जो यूनियन, कंकरेंट और स्टेट लिस्ट। तो जीएसटी के पहले तो स्टेट क्या करते थे कि इंडिपेंडेंट उनकी अथॉरिटी थी, वो अपना टैक्स लगा लेते थे लिस्ट 2 के हिसाब से, सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, आदि आदि। अब वो जीएसटी के अंदर चली गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चली गई। अब स्टेट्स के पास कुछ बचा ही नहीं कि वो कैसे पैसा लेगा जनता से। और स्टेट में जो भी ज़रूरतें हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य होने, या जनता को जो चाहिए है अपनी चुनी हुई सरकार से, यहाँ पे अब सरकार अक्षम हो गई कि हम डायरेक्टली वो नहीं कर सकते थे जिसके लिए हमें चुना गया था। अब इनडायरेक्टली
स्टेट गवर्नमेंट्स को वो करना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली उनसे कह रही है, जो कि डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है उसके लिए बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो एक तो ये हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा जो अब पैसा गया सेंट्रल के पास, अब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा कि हम किस स्टेट को किस लिए पैसा देंगे। और हुआ क्या है कि जब राज्य की जनता अपनी सरकार चुनती है, मेजॉरिटी अपने सरकार को चुनती है, तो वो कुछ अपनी इच्छाएं, कुछ अपने डिमांड्स होते हैं, उस बेसिस पे चुनती है। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो राज्य सरकार के पास फिर उस बात को डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो डिपेंडेंट हो गए किसके ऊपर, सेंट्रल के ऊपर। अब वहाँ से जब चीज़ पूरे जीएसटी काउंसिल के हिसाब से पैसा उतरेगा तब जाके आप इस पे काम कर सकते हैं। इसमें कभी कभी नहीं भी हो पाता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आगे देखते हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल जो है, जब सेंट्रलाइज कंट्रोल की बात करेंगे तो जो जीएसटी काउंसिल है उसका चेयरपर्सन होता है हमारे यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। तो जब भी वो वहाँ अगर स्टेट रिप्रेजेंटेशन की बात आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेट्स आर्ग्यू करते हैं कि फ़िज़िकल पॉलिसीज़ में या फ़िज़िकल जो फेडरल स्पिरिट है भारतीय संविधान की, तो उसमें उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, क्योंकि जो अल्टीमेट जजमेंट आएगा वो आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इस तरह से स्टेट्स अपने आप को थोड़ा ठगा हुआ महसूस करते हैं। फिर नेक्स्ट जो रेवेन्यू शेयरिंग कंसर्न्स है, तो जीएसटी इम्प्लीमेंट जब हुआ तो इसने स्टेट्स को कंपनसेशन स्कीम के तहत गारंटी किया कि 5 साल 2017 से 18 और फिर 21 से 22 इस बीच में ये एड्रेस करेंगे जितना भी उनको लॉस होगा। उनको लॉस होगा मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू लॉस होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी, ताकि वो अपना जो प्री जीएसटी एरा था, जीएसटी आने से पहले जितना उनको टैक्सेशन हो जाता था स्टेट्स को, अब जीएसटी आ गया तो टैक्स के स्टेट के पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो पैसा अब कौन ले रहा है, जीएसटी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले 5 साल के लिए स्टेट्स को उतने लॉस को कंपनसेट करेगी, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। ये जो कंपनसेशन था इसको 14% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से कंसिडर किया गया था स्टेट रेवेन्यूज़ में। द एक्सपायरेशन ऑफ द गारंटीड कॉम्पनसेशन पीरियड इन 2022 में ये कॉम्पनसेशन पीरियड ख़त्म होता है। इससे आगे अब जब चलेंगे जैसे 23-24 ये जो है, तो इसमें अनसर्टेनिटी हो गई है स्टेट्स के पास कि हम पैसा अब कैसे, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है कि हम टैक्स ले लें। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कॉम्पनसेशन के लिए 5 साल के लिए कहा था वो ओवर हो गया। अब हम कैसे पैसा कमाएंगे ताकि हम स्टेट को मैनेज कर पाएँ, ये बहुत बड़ा कंसर्न अब स्टेट्स के लिए इस सेंट्रलाइज्ड जीएसटी जो पॉलिसी है इससे उत्पन्न हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं लिकर, पेट्रोल, डीजल टैक्स पॉलिसी के बारे में। तो हमें ये जानना चाहिए कि इन सब को अभी जीएसटी एम्बेड के बाहर रखा गया है, इसलिए जो स्टेट्स हैं वो अभी भी इन सारी चीज़ों पे टैक्स ले रही हैं। तो इस पे स्टेट भी टैक्स ले रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्साइज ड्यूटी ले लेती है। इसके अलावा अब अगर इसको हम थोड़ा सा एज अ स्टूडेंट आप इसको एनालाइज करेंगे तो जो लिकर है यूजुअली ये सबसे बड़ा रेवेन्यू का आइटम है गवर्नमेंट्स के लिए, साथ ही साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है परिवारों के लिए। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं कि इसको क्यों टैक्स से बाहर रखा गया है, इसको क्यों महंगा रखा गया, और अगर आप अभी मध्य प्रदेश में जैसे जहाँ से हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर तो पहले उतनी दुकानें ओपनली नहीं हुआ करती थी, या फिर बहुत बार ऐसा होता था कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं या जो कोर एरियाज़ हैं उससे बाहर ये दुकानें रहेंगी।
या फिर लाइसेंस के तहत भी बहुत रेयर होता था कि आप सिटी के अंदर इन दुकानों को इतना देखें, बट अब इस समय संख्या बढ़ गई है, यानी इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ा दी गई है और इस पर टैक्स भी जाता है, महंगा भी जाता है, तो इससे परिवारों की स्थिति जो है स्टेट्स के अंदर वो बिगड़ रही है, क्योंकि एक ख़राब आदत में महंगाई इंक्लूड कर दी गई है, जिससे कि जो पैसा है वो गलत दिशा में जा रहा है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट्स, दोनों ही गवर्नमेंट्स, सेंट्रल स्टेट, इसको एज अ मेथड टू अर्न मनी अंडर टैक्सेशन अभी भी इसको फ्री छोड़े हुए हैं और इस पर चार्ज कर रहे हैं। और एक और बात कि अगर किसी भी समय सेंट्रल ये डिसाइड कर ले कि इसको भी हम अपने एम्बिट में ले लेंगे, तो फिर स्टेट के पास कुछ नहीं बचा कि वो कैसे अपना घर खर्च चलाएगा। तो ये स्टेट्स डरे हुए हैं इस बात से कि अगर किसी भी समय ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर ले तो दे विल लूज़ कंट्रोल, और फिर उनको नहीं पता कि हम कैसे इस राज्य का खर्चा चलाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ फेडरलिज़म कुछ एक हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कि ये लोकल, अगर फेडरलिज़म स्ट्रक्चर अच्छा चलता है हमारे देश में तो इससे हमारा लोकल गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव होता है, रीजनल डाइवर्सिटी हमारी इम्प्रूव होती है, सेंट्रलाइज्ड डिस्पोजिशन अच्छा हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल पे भार कम रहेगा, स्टेट्स अच्छा काम करेंगे, और इनकरेजेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जो स्टेट्स होते हैं जब उनको ये नहीं लगेगा कि हमको साइडलाइन किया जा रहा है, तो दे हैव अ गुड पार्टिसिपेशन, जिससे कि एक हेल्दी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम वगैरह में ये परिकल्पना करी गई थी कि जो विकास है वो उल्टा ट्रायंगल बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जब किसान या कारीगर धन आदि से संपन्न रहेगा तो वो टैक्स देगा। इस तरह से ऊपर चलते चलते जो स्ट्रक्चर था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वो फेडरलिज़म आधारित था। और अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा। जब पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर किसी एक के हाथ में हो जाएगा, जनरल कॉन्सेप्ट है, तो फिर झगड़े बढ़ जाते हैं। तो सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में झगड़े बढ़ जाते हैं अगर फेडरलिज़म की जगह कंसंट्रेशन या सेंट्रलाइजेशन आ जाएगा। फिर अनइक्वल फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं फेडरलिज़म में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा ये भी एक चैलेंज होता है। आपस में अगर अदर स्टेट्स में अदर गवर्नमेंट है, सेंट्रल में अदर गवर्नमेंट है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, देयर पॉलिसीज़, देयर आइडियोलॉजीज़ डोंट मैच, तो वो एक चैलेंज होता है फेडरलिज़म में। और मिसयूज़ ऑफ प्रेसिडेंट रूल, इसके भी केसेस हमारे पास है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग के संबंधी जो केस लॉज हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी ये वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, तो गुड बाय फॉर नाउ। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर अबाउट फेडरलिज़म स्ट्रक्चर इन इंडिया। थैंक यू। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे, और बहुत तेज़ी से ये एक और अटैक हुआ, और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफ़ी हैवी ब्लास्ट हुआ है ये।